से 10 घंटे बाद से देश आज तक पर ही 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हो रहे पहले 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों की दस्तक देखने वाला है। एक राज्य है हरियाणा, जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है। दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां 2014 के बाद अब विधानसभा चुनाव हुआ है। लेकिन यह मत सोचिए कि खबर सिर्फ 2 राज्यों के नतीजे की है, क्योंकि पॉलिटिक्स में 2 दूनी 5 भी हो सकता है। हरियाणा में एग्जिट पोल का अनुमान अगर कल नतीजों में बदला तो उत्तर भारत में एक और राज्य बीजेपी से कांग्रेस वापस अपने पास ले पाएगी। कल यह भी बताएगा कि देश के उत्तरी राज्यों में विपक्ष और कितना मजबूत हुआ। कल 2 राज्यों के नतीजों से ही आगे 2 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों की बाजी पर भी असर होगा। कल के नतीजे ही बताएंगे कि हरियाणा में पहलवान, किसान, जवान के मुद्दे का नतीजा क्या रहा। और कल जम्मू कश्मीर का नतीजा यह भी बताएगा कि कहीं बहुमत की चाबी उपराज्यपाल के पास तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिणाम आने से पहले यह बहस तेज हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरप्राइज सरकार बन जाए। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुआ। 5 सदस्य विधानसभा में मनोनीत किए जाएंगे। कुल संख्या हुई 95। बहुमत का आंकड़ा है 48। अगर बहुमत से कुछ दूर विपक्षी गठबंधन रह जाता है तो क्या मनोनीत किए जाने वाले 5 सदस्य वोटिंग का अधिकार एक विधायक की तरह सदन में होने की वजह से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने का समीकरण बदल सकते हैं? बहस ये छिड़ी है, 5 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, नई सरकार के पास या फिर उपराज्यपाल के पास? फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख, कहते हैं एलजी साहब सरकार बनाने के खेल से दूर रहे। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब ही यहां रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेट शुड आना चाहिए। गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के नेता, आशंका जताते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का ये तरीका है। जिस तरह का प्रपोजल ये कर रहे हैं वो तो प्योरली एक जमात को बूस्ट करने के लिए उनको एडवांस में कुछ नंबर्स देने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा, ये कोड भी अलाउ नहीं करेगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा अगर वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे। सैयद मुंतजिर, नेता पीडीपी, कहते हैं केंद्र सरकार अब लोकतंत्र का रास्ता काटने वाला शॉर्टकट ना अपनाए। कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड न करें, वो कोई ऐसा इकदाम न उठाए जिससे एक बार फिर लोगों को जमहूरियत से भरोसा हो। इंजीनियर राशिद, बारामूला से निर्दलीय सांसद, 5 मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के आइडिया को ही गलत करार देते हैं। अगर आप कहते हैं हमने दफा 370 खत्म करके पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो बैरियर्स उनको तोड़ दिया, मोदी जी इज कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ, वो खुद ही उसका मतलब उसको अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जब देश में, पूरे कंट्री में कहीं आप नॉमिनेट नहीं करते तो जेएंड के कोई स्पेशल स्टेटस कैसे? ये बिल्कुल गलत है। इससे बिल्कुल इसका मतलब है कि यहाँ का जो मुस्लिम नॉमिनेटेड कैरेक्टर है उसको खत्म किया जाए। वी कंडेम इट। मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ। रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, कहते हैं जो होगा संविधान से होगा, विपक्ष प्रोपेगेंडा ना करे। जो भी संविधान में है, संविधान के नियम अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस को चुना जाएगा। चूंकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बात को समझ रहे हैं कि चुनाव में उनकी हार हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के विषय को लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है। 5 साल सरकार चलाने के लिए मिलता है, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 से आजादी कश्मीर को देने के बाद अब पहली बार चुनाव हो रहा है। अगले 5 साल की सरकार के नतीजे में
5 मनोनीत सदस्यों को लेकर पूरा विवाद हम आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में यह कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं अगर उनकी राय में विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 2023 में और संशोधित किया गया, जो विधानसभा में 3 और सदस्यों के नामांकन की अनुमति देता है। यानी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कुल 5 सदस्यों को अब विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 5 सदस्य, जिनमें 2 विस्थापित कश्मीरी पंडित, 1 महिला और 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित सदस्य होंगे। दरअसल नियम यह कहता है कि मनोनीत किए जाने वाले 5 सदस्यों के पास अन्य विधायकों की तरह ही वोटिंग का अधिकार होगा। विवाद अब इसके बाद ही बढ़ा जब यह सवाल आया कि क्या ये सदस्य कल नतीजों के तुरंत आने के बाद एलजी अपने विवेक से स्वयं मनोनीत कर देंगे या फिर नई सरकार की तरफ से प्रस्तावित किए जाने वाले 5 नामों को एलजी मनोनीत सदस्य के तौर पर मुहर लगाएंगे। जबकि विपक्षी दल दावा करने लगे हैं कि नतीजे से पहले ही बीजेपी से जुड़े 5 लोगों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्य मनोनीत करने का फैसला एलजी ले चुके हैं। एलजी की तरफ से नामित 5 विधायकों में से सभी बीजेपी के सदस्य हैं या पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्री रिजल्ट में बेशर्म धांधली और शर्मनाक हेरफेर, इसके बजाय सभी 90 सदस्यों को नामांकित भी किया जा सकता था। चुनाव भी क्यों कराए? 1987 के धांधली वाले चुनाव ने जम्मू कश्मीर को इस कगार पर पहुंचा दिया, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा तो यहां तक नतीजों से पहले दावा कर रही हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर दिया है, जो बीजेपी के सदस्य हैं। पीडीपी के आरोप पर सवाल आज तक ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना से पूछा। कुछ नैतिकता का भी एक तकाजा होता है। अगर ये प्रावधान रखा गया है इन समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं को ही मनोनीत किया जाएगा तो फिर ये तो मजाक हो गया ना। देखिए, जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा, न्याय संगत होगा, संविधान के अनुसार होगा। ये जो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो तरीका बताया जा रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये पूरे देश में जहां जहां पर भी नॉमिनेटेड सीट से ये कहीं पर भी प्रोसीजर नहीं। अगर ये प्रोसीजर होता तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इन 5 को तो आज से 2 साल पहले नॉमिनेट कर लेता, क्यों नहीं किया? अगर उसी का डिस्क्रिशन है, उसी को करना था तो कर लेता। मगर तरीका ये है कि अब असेंबली का चुनाव मतलब अंजाम पर जा रहा है, कल काउंटिंग है, और अगर 2, 4, 5 दिन में असेंबली ऑर्गेनाइज होती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, नॉर्मली ये जो भी स्टेट कैबिनेट बनेगी वो रिकमेंड करता है, प्रपोजल वो भेजते हैं, अल्टीमेटली उस पर काट पीट करने का जो भी है आपस में कॉन्सेंसस बनाने का काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और फाइनली फ्लोर टेस्ट, पहला फ्लोर टेस्ट जिस दिन भी सरकार को होगा, उस फ्लोर टेस्ट से पहले ये 5 सीटें नॉमिनेट करने का प्रोविजन है। ये प्रेरोगेटिव एलजी साहब का है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और उनके जो है अधीन जो सारा मामला आता है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, उनको हार का डर लग रहा है, तो शायद इस कारण से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आखिर ये अधिकार क्षेत्र किसका है? ये कौन फैसला करेगा कि किन लोगों को मनोनीत किया जाएगा? ये अथॉरिटी किसके पास रहेगी? अभी जो जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है उन्हीं के पास ये दायित्व रहेगा, उन्हीं के पास ये अधिकार रहेगा कि वो मनोनीत कर पाएंगे 5 सदस्यों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो ये 5 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, इनके पास वोटिंग राइट्स होंगे, यानी कि जो अधिकार चुने हुए विधायकों के पास होंगे वही अधिकार इन 5 मनोनीत सदस्यों के पास भी होंगे। यानी कि इसमें समीकरण भी विधानसभा के अंदर बदल सकता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना 2 दूनी 5 सेट करने में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 4 दावेदार लगे हुए हैं। दरअसल सी वोटर के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान।
और जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर दावेदारी को दिल्ली तक दिखाने का जोर आज ही नजर आया। आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए, ऐसी मंगल कामना बालाजी से भी करते हैं। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेगी, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, और उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये हमेशा होता है, पार्टी की परंपरा है। जहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। जो पार्टी ने निर्णय किया वो हम सब ने स्वीकारा। उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके पास स्टेट को लेकर विजन है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो दृष्टि है जिससे मैं हर खेत को पानी, हर हाथ को काम और हर दुकानदार और व्यवसायी को बेखौफ अच्छी जिंदगी, दलित और पिछड़े साथियों को मेन स्ट्रीम में लाकर आगे बढ़ने का रास्ता मैं खोल सकता हूं। युवा जो हमारे बेटे और बेटियां आज विदेश जाने को मजबूर हैं, हम उनके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं, पर व्यक्तिगत आकांक्षा कभी भी पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, वो हम सबको सर्वमान्य होगा। कल के नतीजों को अगर देश के उत्तरी राज्यों की वोट राजनीति के तौर पर डिकोड करके देखें तो हम पाते हैं कि कल अगर विपक्षी दल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरकार बनाते हैं तो लोकसभा नतीजों के बाद विपक्ष उत्तर में और मजबूत होगा। अब ये पूरा नक्शा आप देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो केंद्र शासित अभी है, लेकिन वहां पर भी कहा जा रहा है कि जल्दी चुनाव कराएं। खैर, जम्मू कश्मीर जहां कल नतीजा आएगा, उसके बाद के बाकी हिस्सों को देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार वहां पर है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में कल नतीजे आएंगे, उत्तराखंड एक है बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लोकसभा में विपक्षी पार्टियां ज्यादा सीटें वहां पर बीजेपी के बनिस्पत जीती। बिहार का जो हाल है वो जेडीयू के भरोसे इस समय भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि सरकार आती है जाती है गठबंधन के साथ। और झारखंड में भी आगे चुनाव अब होने हैं। तो यहां पर जो पूरी तस्वीर आप उत्तर भारत की देख रहे हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि क्या यहां पर जो विपक्ष है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है, अभी के आकलन के अनुसार क्या ऐसा कहा जा सकता है?